गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा से। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था बहुबाधिता बहुअक्षमता का अर्थ कर रहे थे हम, तो जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मल्टीपल डिसेबिलिटी जो होती है उसका अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न तरह के जो बालक होते हैं कई तरह की अक्षमताओं से जूझ रहे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चे होते हैं श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, ठीक है। अस्थि बाधित मानसिक संबंधी बाधा, मानसिक बाधित व सीखने संबंधी बाधाएं, सीखने संबंधी बाधा, ठीक है। श्रवण बाधित में जैसे कि आपने समझा था कि श्रवण बाधित में बच्चे सुन नहीं पाते हैं, किसी का एक कान से वो कुछ सुन नहीं पाता है, कोई दोनों कानों से सुन नहीं पाता है। दृष्टि बाधित में निकट दृष्टि दोष होता है या दूरदृष्टि दोष होता है, जैसे कि बच्चे पूरी तरह से देख नहीं पाते, एक आंख से देख नहीं पाते या दोनों आंखों से देखने में उन्हें थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। अस्थि बाधित में जैसे कि उन्हें उठने बैठने में दिक्कत होती है, बच्चे विकलांग होते हैं और किसी का हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करते हैं, तो अस्थि बाधित में वो दिव्यांग बच्चे शामिल किए जाते हैं। उसके बाद मानसिक बाधित में हमने देखा था कि बच्चे जो प्रॉपरली एक शिक्षक के निर्देशों को समझ नहीं पाते हैं और उनको जो भी कुछ कहा जाता है वो जल्दी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। कक्षा में जो भी पढ़ाया जा रहा है उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है और वो ये सोचते हैं कि अब उनसे कुछ पूछा जाएगा तो वो उसका उत्तर कैसे देंगे। कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और ज़्यादातर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो खुद ब खुद आगे आकर बैठते हैं और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद को ये समझते हैं कि हम जो है ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं या हमें जल्दी से समझ में नहीं आता है, या अगर शिक्षक ने कोई क्वेश्चन कर लिया, कोई प्रश्न पूछ लिया तो हमें उत्तर तो आएगा नहीं, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो इससे अच्छा है हम पीछे पीछे बैठ जाए। तो कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं, पीछे पीछे जाकर पीछे वाली रो में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये बच्चे क्यों बैठते हैं? क्योंकि इनकी समझ में प्रॉपरली नहीं आता, जल्दी से चीज़ों को समझ नहीं पाते, जल्दी से लिखावट को या आपके शिक्षक के द्वारा जो आप श्यामपट्ट पर लिखा है उसको समझ नहीं पाते। तो इसमें कई तरह की कमियां हो सकती हैं, शिक्षक में कमियां हो सकती हैं। हो सकता है शिक्षक साफ राइटिंग में ना लिखता हो, प्रॉपर राइटिंग में ना लिखता हो, सुंदर अक्षरों में ना लिखता हो, उसके बोलने में कमी हो, साफ स्पष्ट उच्चारण ना करता हो, तो कई ऐसी जो है बातें इसमें जिम्मेवार हो सकती हैं। तो बच्चे मानसिक बाधित हो सकते हैं। कुछ बच्चे जल्दी से बातों को कैच कर लेते हैं, कैचिंग पावर अच्छी होती है उनकी, वो जल्दी से समझ जाते हैं कि शिक्षक ने क्या समझाया है और तुरंत ही उस जो भी समझा है, जो भी शिक्षक के द्वारा टॉपिक क्लियर किया गया है उससे संबंधित यदि शिक्षक कोई भी क्वेश्चन पुट करता है तो वो बच्चा उसका आंसर झट से दे देता है। लेकिन जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो मानसिक तौर पर कमज़ोर हैं, जो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जो भी शिक्षक पढ़ाएगा उनकी समझ में आने वाला तो है नहीं, तो वो बच्चे जल्दी से उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो क्या उन बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे? किसका कर्तव्य है? शिक्षक का कर्तव्य है। क्यों बच्चे ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा सोचकर बैठते हैं? पीछे पीछे वाली रो में क्यों बैठते हैं? आज भी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। आज भी ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे हमेशा के लिए पीछे की रो में ही जाकर बैठे, उनकी ये आदत होती है, हैबिट हो जाती है कि हमें तो आगे वाली रो से लेना देना ही नहीं है, हमें आगे बैठना ही नहीं है, शिक्षक के सामने तो आना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना है, दिखने ही नहीं चाहिए। अब ना हम दिखेंगे, चुप कर बैठेंगे पीछे पीछे और शिक्षक हमसे क्वेश्चन करेगा ही, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो गलती किसकी है? शिक्षक। शिक्षक अगर कुशल है, यदि शिक्षक खुली आंखों से सब कुछ देख रहा है, चारों तरफ नजर दौड़ाए है, उसके आंख कान खुले हैं, वो सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है कि क्लास में बैठा हर एक बच्चा
चाहे वो सामान्य है, असामान्य है, मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, औसत है, जिस भी तरह का बच्चा बैठा है, सभी तरह के बच्चे जो हम समझा रहे हैं, क्या उस चीज़ को समझ पा रहे हैं? जो प्रश्न पूछेगा शिक्षक, क्या वो सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों से ही पूछेगा? क्या एक दो वही 4 बच्चे जो हैं रोज खड़े किए जाते हैं और उनसे ही प्रश्न किया जाता है, वही रोज खड़े हो जाते हैं और प्रश्न का उत्तर दे देते हैं? क्या ऐसा ही है? क्या ये चीज़ सही है? नहीं। शिक्षक को चाहिए कि डेली रूटीन में अलग अलग बच्चों को खड़ा करें, एक एक बच्चे से शुरू करें और लास्ट तक जाए, लास्ट तक बच्चों से पूछे, लास्ट वाली रो से भी बच्चों को खड़ा करे और पूछे, प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करे और ये जानने की कोशिश करे कि उन्होंने आंसर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? क्या मेरे समझाने में कोई कमी थी? क्या मेरे बोलने में किसी तरह की कोई रुकावट थी, कोई बाधा थी? क्या मेरा उच्चारण सही नहीं था? क्या मैंने जो लिखा उसमें स्पष्टता नहीं थी? क्या साफ सुंदर राइटिंग नहीं थी? या मैंने अक्षरों की बनावट सही नहीं रखी? तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से बच्चे समझ नहीं पाते, या इसके पीछे एक वजह और भी हो सकती है, उनका पारिवारिक माहौल। और ये चीज़ जानने की कोशिश किसके द्वारा की जा सकती है? एक शिक्षक के द्वारा। शिक्षक ये चीज़ जानने की कोशिश कर सकता है कि वो बच्चा क्लास में पढ़ने में ध्यान देता नहीं, क्यों नहीं देता। तो इन कारणों को जानने की कोशिश शिक्षक को करनी चाहिए, उनके माता पिता से मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए कि वो बच्चा क्लास में पढ़ने की ओर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करता, क्यों उसकी रुचि किताबों में नहीं होती, क्यों उसकी रुचि मुझे सुनने में नहीं होती, मैं जो बोलता हूँ वो उसे सुनता नहीं बल्कि बाहर की तरफ क्यों देखता है, इधर उधर की बात बगले क्यों झांकता है, इधर उधर क्यों देखता है, तो ऐसा क्यों है? कई सारी वजह रही होती है इसके पीछे, जिनको जानने की हमें आवश्यकता है, एक कुशल शिक्षक को आवश्यकता है। यदि इन सब कारणों का पता लगा लिया जाए ना, तो किसी भी तरह की जो बाधा है ना, इन सब बाधाओं को दूर करने में हम उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं और उन्हें आगे ला सकते हैं, उनकी सोच को बदल सकते हैं। हो सकता है उनके पारिवारिक माहौल ऐसा हो, परिवार में ऐसा सोचा जाता हो कि क्या करना है पढ़ के, हो सकता है माता पिता का सपोर्ट ना हो सकता है पीछे से ही उनको ये जोर ना दिया जाता हो उनके पढ़ने पर, या उनसे कुछ घर जाकर कोई पूछा ना जाता हो कि आपको आज क्या पढ़ाया गया, उनकी डायरी ना देखी जाती हो। तो ऐसा कई वजह हो सकती है ऐसी। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए एक शिक्षक को आगे आना होगा। ये सारी बाधाएं दूर करने में शिक्षक हेल्प कर सकता है। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हमने पढ़ा कि जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चे का जब जन्म लेता है, तो उसका जो विद्यालय है, उसकी जो पाठशाला है, वो होता है परिवार। उसके बाद विद्यालय, ठीक है, उसके बाद विद्यालय, और विद्यालय में उसके माता पिता होते हैं, उसके शिक्षक उसको समझते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और उसकी बातों को समझते हैं, उसकी कमियों को उजागर करके उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और हर दम डांटना, फटकारना, मारना ही इसका उपाय नहीं होता। और आजकल इस पर तो वैसे ही बैन है। बच्चे को प्यार से समझाना है, उसकी तय तक जाना है कि वो क्यों पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, तो वो शिक्षक ही इन बातों को क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट, जो उत्तरदायित्व जिसका बनता है बच्चे को समझने का, बच्चे के प्रति दृष्टिकोण बदलने का, वो है हमारा समाज। कौन है? समाज। अब समाज के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं इन बच्चों के बारे में, जो ये बाधाओं से पीड़ित होते हैं। समाज के लोगों का क्या दृष्टिकोण है? पूर्वाग्रह बने हुए हैं, पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं। बड़े बुजुर्ग आज भी कह देते हैं कि जो लड़कियां हैं वो कई गांवों में आज भी ऐसा देखने को मिलता है, बड़े बुजुर्गों की ये बोली है कि लड़कियां
लड़कियों को आप काम सिखाइए घर का, और हर तरह का काम सिखाकर उसको शादी के लायक बनाना है। बस यही उनकी सोच यहीं तक सीमित होती है। चूल्हा चौका ही करना है उनको और कुछ नहीं करना है। तो ये धारणा बदलने की आवश्यकता है। अब ये तो रही सामान्य बालक बालिकाओं की बात। अब बात करें कि जो अक्षम बच्चे हैं, जो असामान्य बच्चे हैं, असामान्य, अक्षम, असमर्थ, दिव्यांग, जो भी जिस भी तरह के बच्चे हैं परिवार में, उनके प्रति समाज की क्या राय है। देखिए, जो समाज है, वैसे तो आज सरकार इनके लिए काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इनको विकलांग शब्द भी नहीं आज पुकारा जाता, इनको पुकारा जाता है निःशक्तजन और दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग व निःशक्तजन। ठीक है, तो समाज को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को चाहिए कि समाज की सोच को बदला जाए। समाज के लोगों की जो धारणा बनी हुई है कि ये जो बच्चे असामान्य पैदा हो जाते हैं, ये भगवान की मर्जी है और भगवान पर ही इनको छोड़ दो, जो करेंगे वही करेंगे, इनका और तो कुछ हो नहीं सकता है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ये सब भगवान की मर्जी है। वे अक्षमता के कारणों को जानने का प्रयास ही नहीं करते। अब कारणों को जानने का प्रयास करेंगे तभी तो उसको दूर करने का कोई हल होगा ना, कोई उपाय सोचेंगे। तो विशेष क्षमता वाले जो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्गों की या समाज की ऐसी सोच से अपनी सफलता से वंचित रह जाते हैं, अपनी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, और ये जो धारणा बन जाती है तो वो ये धारणा उनके मन में हीनता की भावना पैदा कर देती है, और ये बच्चे भी सदा सदा के लिए अपने आप को जो है दूसरों पर आश्रित समझने लग जाते हैं और कभी भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश ही नहीं करते। तो देखा जाए तो समाज आज इन बच्चों को वैसे तो मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। नौकरियों में भी ऐसे बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है या ऐसे बच्चे मनोरंजन का साधन माने जाते हैं। तो ये सरासर गलत बात है। इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है, इस नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। कुछ व्यक्तियों का जब हम मजाक उड़ाते हैं ना कि वो व्यक्ति, फला व्यक्ति हकलाता है, देखो कैसे बोल रहा है, तो क्या हम ये अच्छा कर रहे हैं? नहीं। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा करेंगे। तो जिस तरह का माहौल हम क्रिएट करेंगे, जैसा सृजन किया जाएगा, वैसा ही आने वाली पीढ़ी सीखेगी। तो इन चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है, सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो हमें यह एहसास करने की आवश्यकता है कि जो अपंग बच्चे हैं वो बेचारे किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके मन में न जाने क्या क्या आशाएं हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं हमसे, हमारे परिवार से, शिक्षकों से, इस समाज से। तो क्या हम उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते, उनकी आशाओं को पूरा नहीं कर सकते? उनकी आशाओं को पूरा करने में हम थोड़ा सा योगदान तो कर ही सकते हैं। तो नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करने की आवश्यकता है। अगर ईश्वर ने उन्हें असामान्य बनाया है तो हम उसके कारणों को जान के, उसको दूर करके उनको सफल बना सकते हैं। कभी भी ऐसे बच्चों को बेचारा बच्चा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपंग व्यक्ति को कभी भी ये ऐसे बोलते हैं ना कि बेचारा बच्चा है, ये तो बहरा है, ये क्या करेगा, इसको साथ ले जाके क्या करना है, इसको कोई सुनता तो है नहीं, इसको दिखता तो है नहीं। तो ऐसी सोच क्यों है? ये सोच बदलने की आवश्यकता है। ऐसा तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो व्यवहार है ना, ये कभी भी ऐसे बच्चों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। और शिक्षक को हमेशा क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होते हैं सबको एक समान शिक्षा देनी चाहिए,
सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और सबको एक ही सीख देनी चाहिए कि कभी भी कोई बच्चा किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सब बच्चे एक दूसरे को अपने समान ही समझेंगे, चाहे बच्चे सामान्य हैं चाहे वो असामान्य हैं। तो बच्चों की सोच भी बदलेगी, क्योंकि बच्चों पर जो है शिक्षक का प्रभाव जो है वो सकारात्मक ही पड़ता है। हमेशा शिक्षक जो समझाता है छात्र उसको बहुत गंभीरता से लेता है, अच्छे से समझता है। यदि शिक्षक में वो काबिलियत है समझाने की, गंभीरता से समझाने की, गहन अध्ययन करवाने की, तो बच्चा अवश्य ही उस चीज़ को समझेगा, उस बात को समझेगा, अपनी सोच को बदलने की अवश्य ही कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे परिवार की, शिक्षकों की और समाज के दृष्टिकोण को बदलने की। तो सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है शिक्षक का, जो इन परिवार की और समाज की सोच को बदलने में हमेशा हमारे सहायक होते हैं। तो अब चलते हैं, ये तो मैंने क्लियर किया आपको बहुबाधिता बहुअक्षमता का अर्थ। अब चलते हैं बहुबाधिता की परिभाषाओं की ओर। बहुबाधिता की या बहुअक्षमता भी कहते हैं इसे परिभाषाएं। देखिए, जो पहली परिभाषा दी है वो दी है सच-वाटर्स ने। सच-वाटर्स कहते हैं कि बहुबाधित बालक में 2 या 2 से अधिक बाधिताएं होती हैं, जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा एवं भावी जीवन की योजना हेतु ध्यान में रखना होता है। किसका काम है ध्यान में रखना? या तो परिवार या शिक्षक या समक्ष। ठीक है, ये तो हुई सच-वाटर्स की परिभाषा। सेकंड है क्रिक के अनुसार। पहली हो गई सच-वाटर्स की, सेकंड है क्रिक। क्रिक कहते हैं कि बहुबाधित बालक मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से पृथक होता है। उसकी पृथकता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे विद्यालय के सामान्य कार्यों में बहुबाधित शिक्षा सेवाओं में बदलाव की आवश्यकता होती है। बिना बदलाव के वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, जरूरत होती है विद्यालयों में बदलाव की। नेक्स्ट है W.M. क्रूच-रोज्क। W.M. क्रूच-रोज्क। एक बहुबाधित बालक वह है जो शारीरिक, बुद्धिमानी एवं समाज के आधार पर सामान्य बालकों की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो और सामान्य कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे बहुबाधित प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो, क्योंकि वो एक ही तरह के व्यवहार से सीख नहीं पाएगा। उसके लिए अलग अलग व्यवहार को शिक्षक को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हैबिट एवं फोरेंस। हैबिट एवं फोरेंस। बहुबाधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां एवं मांसपेशियों की क्षमताएं अद्भुत हों, अर्थात सामान्यतः ऐसे गुण दुर्लभ हों। तो ये थी 4 परिभाषाएं जिसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। तो इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक क्लियर करेंगे। इसकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।